सार्थक पहल बदलाव जिनसे है उनमें एक बार आप लोगों का स्वागत। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन। खनिज संसाधन क्या होता है? संसाधन हेमलता बताइए, संसाधन क्या है, रिसोर्सेज क्या है? जमीन से जो निकाले गए हैं। आप बताएं। द्वारा प्रदत्त वे समस्त वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी है, ये सबसे सही परिभाषा है। खनिज, खनिज की बात नहीं की थी हमने, संसाधन की बात की थी। तो संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी पदार्थ जो हमारी किसी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ये तो सबको पता है। संसाधन, संसाधन जो मतलब अभी हम प्रकृति की भी बात नहीं करें, अभी हम ये इस धरती पर उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे किसी काम की है, हमारे किसी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है, संसाधन कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा? संसाधन प्रकृति पर मतलब धरातल पर उपलब्ध, धरातल पर या पृथ्वी पर उपलब्ध वे सभी वस्तुएं, चाहे पृथ्वी के ऊपर हो सकती है, पृथ्वी के अंदर हो सकती है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग करती है, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से आपका उत्तर सही होगा। संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नेचुरल अह्यूमन मतलब प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन मतलब जो हमें प्रकृति ने निःशुल्क प्रदान किए हैं, हमें सिर्फ उसका उपयोग करना है, तो प्राकृतिक संसाधन हो गए। मानव निर्मित संसाधन मतलब मनुष्य ने इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कुछ नया बना दिया है, तो ऐसे संसाधनों को क्या बोलेंगे हम? मानव निर्मित संसाधन। बात क्लियर होगी है? संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। अब हम प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आएगा? तो प्राकृतिक संसाधन में जैसे हवा, पानी, हवा, पानी, मिट्टी, भूमि, धरातल, जिस उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, धरातल पर पाए जाने वाले वन, नदियां, झीलें, तालाब, समुद्र, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ये हमने बनाए हैं क्या? नहीं, ये हमें प्रकृति के द्वारा मिले हैं। तो ये सब कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन। क्लियर है? प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन जो हमने बनाए हैं, जैसे डैम, जैसे झील, ये प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन डैम, बांध जो बनाया वो मनुष्य ने बनाया। रेलवे, पूरा रेलवे का संचार है, ये क्या है? मानव निर्मित है। जितनी भी भवन, बिल्डिंग बने हुए हैं, ये मानव निर्मित संसाधन है। बस, वाहन, ये सब तो ये मानव निर्मित संसाधन। क्लियर हो गया? मतलब उस प्राकृतिक संसाधनों का सरलता पूर्वक उपयोग करने के लिए हमने जो कुछ किया है वो सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन। सरिता समझ आए? मानव निर्मित संसाधन। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खनिज। वो क्या है? खनिज। तो खनिज क्या है? प्राकृतिक संसाधन। कहां से निकाला जाता है? जमीन से निकाला जाता है, जमीन के अंदर से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? खदानों से निकाला जाता है। तो वे पदार्थ जो खदानों से खोद कर निकाले जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। बस, बड़ी सरल सी परिभाषा है। 4th क्लास में भी यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जो खदानों से खोद कर निकाले जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं। तो हवा खनिज है क्या? नहीं है, क्योंकि इसे खोद कर नहीं निकाला जाता। वन जो है वो खनिज है क्या? नहीं। प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन खनिज संसाधन नहीं। खनिज संसाधन जैसे सोना, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? खनिज संसाधन है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, LPG, ये सब क्या है?
खनिज संसाधन के अंतर्गत ही आता है। अब खनिज संसाधन जो है ये प्राकृतिक संसाधन है, तो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ मालवा का पठार जो है, दक्कन ट्रैक है वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे खनिज बहुत कम पाए जाते हैं, कम निकाले जाते हैं। लेकिन धारवाड़ की चट्टानें जिधर होती है, कर्नाटक वगैरह, उत्तर ये अपना झारखंड वगैरह हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर बहुत खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है खनिजों की दृष्टि से भारत का? छत्तीसगढ़। जी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, हाँ। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार वो वही है। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनकी तीनों की बाउंड्री पे मिलता है। उधर मिलता है उड़ीसा वाले क्षेत्र में। कौन सा बोला? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इसे क्या बोला जाता है? खनिज आश्चर्य बोला जाता है। खनिज आश्चर्य बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आप बताएं? यही क्वेश्चन था, प्री में क्वेश्चन बनता है। खनिजों की दृष्टि से सबसे संपन्न छोटा नागपुर का पठार, तो आप बताएं सही खनिज आश्चर्य क्यों कहते हैं? सभी प्रकार के खनिज मिलते हैं, एक ही जगह पर मिल जाते हैं, तो खनिज आश्चर्य ही बोलेंगे ना। नहीं तो कहीं पर सिर्फ कोयला मिल रहा है, फिर कहीं सिर्फ लोहा मिल रहा है, कहीं बॉक्साइट मिल रहा है। लेकिन एक छोटे नागपुर के पठार में ऐसी पेटियां हैं कि लगभग सभी खनिज थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिल जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? खनिज आश्चर्य। आपने तो पढ़ा वर्ष नहीं पढ़ा था? हाँ? पहले पढ़ा था। तो फिर ये ज्ञान की जो बात है ना, किताबों की जो बात है, पहले और बाद में नहीं होता, एक बार ही पढ़ना पड़ता है। एक बार याद करना होता है, फिर उसे संभाल के रखना होता है। यदि हम एक बार याद कर ले, फिर उसे भूल जाए, फिर दोबारा याद करें, फिर भूल जाए, तो जीवन भर यही करते रहेंगे हम। हमें ऐसा झपट्टा मारना है ना ज्ञान के ऊपर, एक बार सिकंजे में आ गया तो कहीं कहीं जाए नहीं, कहीं नहीं जाए वो। ऐसा ज्ञान होना चाहिए हमारे पास में। तो छोटे नागपुर का पठार खनिजों की दृष्टि से आश्चर्य माना जाता है। ये भारत के लिए, मध्य प्रदेश में तो नहीं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन की बात करें तो मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों में मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों में भारत की 8 राज्यों में प्रमुख है। ये कुछ लाइनें होना चाहिए जो हमें याद होना चाहिए मेंस में लिखने के लिए। क्या 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में से एक, जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य, पंजाब कृषि प्रधान राज्य है, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। तो यहाँ पे खनिजों का कोई ये नहीं। लेकिन ये कुछ राज्य है ऐसे 8 राज्य, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ये 8 जो प्रमुख खनिज संपन्न राज्य है उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश भारत का खनिजों की दृष्टि से चौथा सबसे प्रमुख संपन्न राज्य है। चौथा प्रमुख संपन्न राज्य है। पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे झारखंड और तीसरे नंबर पे कौन सा? हाँ, पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे झारखंड, तीसरे नंबर पे ओडिशा और चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश। चौथे नंबर पर
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब हम खनिजों की बात कर रहे हैं, एक एक खनिज को हम पढ़ेंगे। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, आपको भी पता है। धात्विक और अधात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण होता है, ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण होता है वो धात्विक खनिज। जैसे हेमेटाइट, हेमेटाइट, इससे लोहा का निष्कर्षण होता है। अभी हम जब भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हमें शॉर्ट में पढ़ना होता है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। और अधात्विक खनिज मतलब जिनसे धातुओं का निष्कर्षण नहीं होता, भंगुर होते हैं ये, जैसे कोयला खनिज तो है लेकिन इससे धातु निकलती है क्या? नहीं। आघातवर्धनीय होते हैं क्या ये? नहीं। आघातवर्धनीय मतलब चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोयला चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या होगा इसके ऊपर, कोयले के ऊपर चोट करे तो कैसे टूटेगा? आकार में टूटेगा, जैसे हमें चाहिए वैसा टूटेगा? नहीं, भंगुर है ये। कब किधर से कैसे टूट जाए कोई गारंटी नहीं। और आघातवर्धनीय मतलब वो गुण होता है जिससे हम पीट पीट के आघात करके इसकी पतली चादरों के रूप में डाल सकते हैं, लेकिन वो टूटता नहीं, तो आघातवर्धनीय। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, काय का? तन्यता। इनसे तार बनाया जा सकता है, लंबा खींच के इसके तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। ये गुण नहीं, अधातुओं से तार बन सकते हैं क्या? नहीं। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिजों की बात करें तो हम उन खनिजों की बात करेंगे सबसे पहले जिसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान किस किस के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है? पहले से नाम लिखेंगे फिर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हीरा, एक साथ में लिखना पूरा ऐसे, हीरा मध्य प्रदेश में प्रथम क्या एकमात्र है, सॉरी भारत में प्रथम क्या एकमात्र है। आंध्र प्रदेश में मिलता है, वो भी उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं, मध्य प्रदेश अभी मध्य प्रदेश है। फिर है तांबा, मैग्नीज, डायस्पोर, डायस्पोर, स्लेट, गेरू, गेरू, पायरोफ्लाइट, पायरोफ्लाइट, पायरोफ्लाइट। ये वो खनिज है जिसके उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे भारत में प्रथम है। क्लियर हो? क्वेश्चन कोई सा भी बन सकता है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। ये तो बिहार पीएससी में भी पूछ सकते हैं, बिहार पीआरटी में भी पूछ सकते हैं। फिर है द्वितीय स्थान पर, द्वितीय स्थान पर, द्वितीय स्थान पर रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, संगमरमर, संगमरमर, संगमरमर। तृतीय स्थान ऐसे खनिज जिनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है, तो उसमें सीसा, कोयला, फायर क्ले, फायर क्ले, फायर क्ले। चौथे स्थान पे है सीमेंट में, चौथा स्थान सीमेंट का। पांचवा स्थान लौह अयस्क, लौह अयस्क। और छठवें स्थान पे है बॉक्साइट।
छठवें स्थान पर बॉक्साइट। अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क ये पूछा जाता है एग्जाम में, अयस्क क्या है? अभी खनिज पढ़ रहे थे, तो धात्विक खनिज पढ़ लिया, अधात्विक खनिज पढ़ लिया, अयस्क कहां से आ गया बीच में? ऑनलाइन वाले बता सकते हैं अयस्क क्या है? अयस्क, हाँ सर अयस्क से धातु का निष्कर्षण। हाँ तो ये भी प्राकृतिक मतलब जमीन से ही प्राप्त होता है, जी, जो लाखों करोड़ों साल पहले के जो वो जीवाश्म, लाखों करोड़ साल पहले लेकिन जीवाश्म। ऐसे अयस्क भी है। हाँ जी, हाँ अयस्क। देखो जो प्रकृति से मतलब धरातल से धातुओं को खोद कर निकाला जाता है ना? लेकिन अब हमने डिब्बा बंद करके तो नहीं रखे हैं, ये डिब्बा सोने का, इसमें सिर्फ सोना निकलेगा, मटके तो नहीं रखे ना हमने धरातल के अंदर कि इसमें से चांदी निकालेंगे, इसमें से हीरा निकालेंगे। ये क्या चट्टानों में पाए जाते हैं, चट्टानों में और मिश्रित रूप में होते हैं, ढेर सारा गैंग वगैरह, इसमें अशुद्धियां पाई जाती है। तो ऐसे चट्टान, पत्थर या अवशेष जिससे धातुओं का निष्कर्षण होता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अयस्क। जैसे हेमेटाइट एक अयस्क है, और इसमें क्या, इससे क्या निकलता है? लोहा निकलता है। ऐसे कॉपर पायराइट एक अयस्क है, और इससे क्या निकलता है? तांबा निकलता है। जैसे बॉक्साइट अयस्क है, इससे क्या निकलता है? एल्यूमिनियम निकलता है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्लियर हो गया ना? अय मतलब धरातल के अंदर जैसे हम देखते हैं ना, ये सोना है, ये चांदी है, ये लोहा है, ये तांबा है, ऐसे धरातल के अंदर है क्या? नहीं, ये पत्थरों के रूप में, चट्टानों के रूप में मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। फिर हम उसको बाहर निकालते हैं, उसका भंजक आसवन वात्या भट्टी, जैसे लोहे का वात्या भट्टी में किया जाता है, तो उसका निष्कर्षण किया जाता है, उनको गलाया जाता है और शुद्ध धातु ये प्राप्त की जाती है। तो वो जो मिश्रित पदार्थ मिलता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क। उसे क्या कहते हैं? अयस्क। क्लियर? वर्षा सुना आपने? ठीक है, आप यही बोलना चाह रहे थे? थोड़ा सा कंफ्यूज है, चलो कोई बात नहीं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम जो पहला नंबर पे है, और वो है हीरा। हीरा क्या है? हीरा, तो हीरा क्या बताया? कुछ पढ़ा क्या अपन ने हीरे के बारे में? तो ये एक तो पहले तो नोट करिए, अधात्विक खनिज। कभी भी यदि एग्जाम में आने लिखने के लिए आए तो ये अधात्विक खनिज, धात्विक है क्या? नहीं। हीरे के तार देखे हैं किसी ने? हीरे की चादर देखी है किसी ने? नहीं देखी। तो हीरा क्या है? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। हीरे का भंडार मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 90.18%। और फिर दूसरा कौन सा प्रदेश बताया था? आंध्र प्रदेश। वज्र करो आंध्र प्रदेश। और शेष यहाँ पर मिलेगा 5.12%। और फिर तेलंगाना वगैरह, छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर जो राज्य बने हैं उन्हीं में पाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 4%। लेकिन जो उत्पादन होता है 100% का होता है मध्य प्रदेश में। अवशेष तो नहीं यहाँ पर, लेकिन उत्पादन का होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? पन्ना में मिलता है। पक्का? चले पर? हाँ, पन्ना में मिलता है। और कोई? देखो सच्चाई तो सच्चाई होती है। एक से पूछूं, दो से पूछूं, तीन से पूछूं, ऐसे नहीं मैं 4 लोगों से पूछ रहा हूँ तो उसका उत्तर बदल जाएगा, एकदम सही है। लेकिन और भी है, जैसे पन्ना, सतना, सतना लिखेंगे,
पन्ना, सतना जिले में मझगांव तथा हिनोता, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये सतना जिले में कौन सा, हिनोता, और ये क्या बताया, मझगांव, ये दो प्रमुख केंद्र हैं। इस साल मेंस में 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, मध्य प्रदेश में हीरा परियोजना, ये सब लिखना है, ये सब बातें हमें लिखना था। क्या लिखा पढ़ने, एक तो पन्ना जिला लिखा पढ़ने, दूसरा कौन सा लिखा, सतना। सतना में दो स्थान, कौन कौन से, हिनोता और मझगांव, हिनोता और मझगांव। मझगांव खदान इतना सा आ जाता है, तब हमें लिखना है 3 नंबर में, ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सतना जिले में हीरा खनन केंद्र है। उत्तर सर 3 में से 3, नहीं तो पहले लाइन में लिखेंगे कि ये सतना जिले में पाया जाता है, फिर दूसरे में सतना मध्य प्रदेश में आता है या हीरा मिलता है, तो मतलब वो कॉपी चेक करने वाला बोलेगा इनको हार्ड वर्क करने की आदत है, स्मार्ट वर्क इनसे बनता ही नहीं है, घुमा घुमा के कान पकड़ते बोलेंगे चलो इसको 1 नंबर दे दो, ऐसा हो जाएगा। साफ सुथरा एकदम गागर में सागर भरना होता है। छतरपुर जिले के अंगौर, छतरपुर जिले के अंगौर से, छतरपुर जिले के अंगौर से, अंगौर से यहाँ देखो, ये मैंने दोनों एक साथ लिख दिए, पन्ना और सतना दोनों ये लगे हुए जिले हैं, और ये जो क्षेत्र है बाउंड्री पे है इनकी, तो कहीं पन्ना में भी मिलेगा, कहीं सतना में भी मिलेगा, तो थोड़ा सा उसको ध्यान देते रहना। और हमने छतरपुर जिले में कौन सा बताया, अंगौर, अंगौर इसे बक्सवाह भी बोलते हैं, बक्सवाह, अंगौर का दूसरा नाम क्या है, बक्सवाह, 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 ठीक। सतना जिले में एक और स्थान है कोटारिया, 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 सतना जिले में कोटारिया। हीरा संग्रहालय कहां पर है, हीरा संग्रहालय या हीरा म्यूजियम जिसे कहते हैं, हीरा संग्रहालय, हीरा संग्रहालय, हाँ कोई बता सकता है, हीरा संग्रहालय, ये देखो यहाँ मझगांव दिख रहा है आपको, है? तो ये पन्ना और ये सतना, पन्ना और सतना, तो ये यहाँ कहीं है, तो इसलिए किसी बुक में ये पन्ना में भी शो होगा और कहीं पे ये सतना में दिया रहेगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो हीरा संग्रहालय कहाँ पर है, अर्जुन जी कुछ बोला करो यार, कुछ बोला करो। अब आप लोग 6वीं 7वीं के बच्चे तो हैं कि मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना ही आप पढ़ोगे, है ना, और जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही आप पढ़ोगे, तो इस बात की 100% गारंटी है कि आपका कभी सिलेक्शन नहीं, कभी सिलेक्शन नहीं। जितना मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ उतना ही आप पढ़ोगे, तो इस बात की 100% गारंटी कि आप लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी एक टीचर जितना पढ़ाएगा उतना ही आप पढ़ोगे, तो फिर भी कभी सिलेक्शन नहीं होगा, लिखित तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोग अपने स्तर पर तैयारी करोगे। हम तो एक लाइन खींच देते हैं, एक रेखा बना देते हैं, आपको इसके सहारे चलना है, लेकिन यदि हम सिर्फ उस लाइन को ही देखते चले तो कभी काम नहीं चलेगा। हमें लाइन को भी देखना है, अगल बगल में भी देखना है, सब कुछ मुआयना करते हुए चलना है। बात समझ में आई ना? नहीं तो आप सोचोगे कि सातनकर सर की शरण में चले गए हम, तो अब सार्थक पहल में, और कुछ न कुछ
हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही बोलते रहता हूँ, होगा तभी जब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। ऐसे ब्रह्मा जी ने मुझे कोई वरदान नहीं दिया है कि तुम जिसके हाथ सिर पे हाथ रख दोगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक? इस बात को विशेष ध्यान में रखेंगे। तो देश का पहला हीरा संग्रहालय किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने एक दो कहानियां सुना दी, लेकिन अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, ना कुछ ना कुछ। खजुराहो में, खजुराहो में, जी बिल्कुल सही है, खजुराहो में, बहुत ही बढ़िया। बघेल मैडम की आवाज थी ये। खजुराहो में, याद रखना, भारत का पहला हीरा संग्रहालय, देश का पहला हीरा संग्रहालय कहां पर है? खजुराहो, खजुराहो में। प्रथम डायमंड पार्क पन्ना में, प्रथम डायमंड पार्क पन्ना में, पन्ना में किसके द्वारा किया जाता है? हीरा खनन, हीरा खनन। देखो ये खनन और उत्खनन दो शब्द थे, इसको भी समझना था। जैसे हमने खनिज और अयस्क को समझा, वैसे खनन और उत्खनन। खनन का मतलब होता है सीधा नीचे खदान में, इस तरीके से है? और उत्खनन मतलब इस तरीके से, जैसे रेत वगैरह निकालते हैं तो नदी में से ऐसे निकालते हैं उसको, समझ? ये गहराई में जाता है तो ये खनन कहलाता है। ये सतह को ही खोदते रहते हैं तो वो उत्खनन। ये शब्दों को भी ध्यान से देखिए। अब हम बात कर रहे हैं किसके द्वारा खनन कार्य किया जाता है। जैसे वस्त्र उद्योग निगम होता है तो वस्त्र उद्योग के लिए काम करता है। जैसे सेल है, सेल लोह इस्पात कंपनियों को देखता है, तो ऐसे इसका कोई संगठन, कोई संस्था, तो वो है मध्य प्रदेश में। हाँ जी, मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन NMDC ये बताया था, तो उसे हम पूरा लिखेंगे, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है, किया जाता है। क्लियर हो गया एकदम? हीरे के बारे में हमने पढ़ लिया। मध्य प्रदेश में इसका जो, इसको कैरेट में मापा जाता है। हीरे को जो इसकी शुद्धता की जो पहचान होती है वो काय में? कैरेट्स में। तो हीरा का जो भंडार है, जो कुल भंडार है 28.7 टन कुल भंडार, सॉरी टन नहीं बोलेंगे, मिलियन कैरेट्स, मिलियन कैरेट्स इसकी इकाई है। तो 28.7 मिलियन कैरेट्स, मिलियन कैरेट्स। क्लियर हो गया? बन जाएगा क्वेश्चन। विकल्प में है तो भी बन जाना चाहिए, 3 नंबर का है तो भी, 5 नंबर का है तो भी, 11 नंबर का है तो भी बन जाना चाहिए। अब दूसरा महत्वपूर्ण खनिज हम पढ़ेंगे तांबा। तांबा, अभी सिर्फ इतना हम ध्यान देंगे कि ये धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज है। बाकी इसके कौन कौन से अयस्क हैं, क्या है, सब डिटेल में पढ़ेंगे जब हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखें कि मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है। तो तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान, प्रथम स्थान है। भंडारण में, उत्पादन में प्रथम, भंडारण में राजस्थान, राजस्थान व झारखंड के बाद तीसरा स्थान, तीसरा स्थान है
राजस्थान में तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र किसी को पता है क्या? अभी नहीं पता? चलो सिंधु घाटी सभ्यता में जाओ, ढूंढो, वहां पे कुछ मिलेगा। मिला? खेतड़ी, बहुत बढ़िया। तो जैसे खेतड़ी राजस्थान में, सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ते हैं ना कि ये लोग वहां से तांबे का आयात करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है तांबे का आयात कहां से करते थे? राजस्थान के खेतड़ी से करते थे। तो वैसे ही मध्य प्रदेश में भी एक स्थान है जो तांबा का बड़ा केंद्र है, खेतड़ी जैसा फेमस। अमेरिका वाले भी जानते हैं, वो भी अपने जीके में ये पढ़ते होंगे। भारत में तांबा कहाँ मिलता है? मलचखंड में मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के। तो लिखेंगे मध्य प्रदेश में तांबा प्रमुख रूप से, तांबा प्रमुख रूप से कौन सा जिला? बालाघाट। कौन सी तहसील? बैहर तहसील। बैहर तहसील के काम पे मलज खंड, मलज खंड। ये पूरा हमें याद रखना है। क्लियर हो गया? मध्य प्रदेश में तांबा मुख्य रूप से कहां पर? बालाघाट जिले के बैहर तहसील के मलज खंड में, मलज खंड में सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र। और यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कौन उत्पादन करता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसके अलावा दूसरा प्रमुख क्षेत्र है वो है जबलपुर। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है जबलपुर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जबलपुर, जबलपुर का है सलीमनाबाद, सलीमनाबाद, जबलपुर का सलीमनाबाद। क्लियर एकदम? लिख लिया इतना? जबलपुर में कौन सा? सलीमनाबाद। तांबे के देश में राजस्थान का झुंझुनू, अलवर और खेतड़ी महत्वपूर्ण स्थान। तांबा नगरी किसे कहते हैं? तांबा नगरी, हेमलता, तांबा नगरी किसे कहते हैं? हाँ? नहीं पता तो क्या पता है? अभी तो बताएं ना, मलचखंड। तो सबसे बड़ा केंद्र है, इतना तो बोल सकते थे कि मलचखंड, मलचखंड, मलचखंड। अब ये दिखाना ही पड़ा तो हमें ये दिखाना पड़ेगा ऐसे। जबलपुर और यहाँ पे बालाघाट, छिंदवाड़ा, 3 जगह मिलता है। जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा। बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में मिलता है। और ये जो हीरा लिखा ना, उसमें एक छोटी सी बात छूट गई है, उसको नोट करेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। यही आ जाए और क्वेश्चन आप लोगों से बने नहीं तो आप तो बच्चे सीधा बोल देते हैं, एक मिनट बड़ी तनतनाने पेपर देंगे, फिर एक क्वेश्चन आपकी वजह से मेरा गलत हो गया। और मैंने बोला सही कितने हुए? बोले कि 72। तो मैंने बोला ये किसने पढ़ाया आपको? तो बोले आपने पढ़ाया। तो आपने ये तो नहीं बोला कि सर आपकी वजह से मेरे 72 सही हो गए। तो लोग है ना सिर्फ इंसान की गलती को याद करते हैं, गलती के कारण ही इंसान को याद रखा जाता है।
तो भाई ऐसी गलतियां करने का मुझे मौका मत देना, ठीक है, कि आप लोग मुझे मेरी गलतियों की वजह से पहचानो। तो एक छूट गया था इसमें, प्री कैम्ब्रियन काल की जीवाश्म रहित, ये काय में लिख रहे हैं, हीरा में लिख रहे हैं, हीरा, प्री कैम्ब्रियन काल की जीवाश्म रहित विंध्ययन शैलों की नसों में मिलता है। ये पन्ना जिले का एक स्थान हमें लिखना है यहाँ पर, ईश्वर, पन्ना जिले की किलकिला नदी द्वारा, पन्ना जिले की किलकिला नदी द्वारा जमा किए गए निक्षेपों में रामखेरिया नामक स्थान पर, रामखेरिया नामक स्थान पर मिलता है, याद रखना, रामखेरिया। ये इतना सा क्वेश्चन पूछना है, हीरा नहीं पूछेंगे, हीरा किस जिले में पाया जाता है, ये तो सबको पता है, लेकिन यदि पूछे रामखेरिया तो फिर दिमाग की घंटी बज जाती है ना? और जैसे ही क्वेश्चन आए दिमाग सीधा वहीं पे जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीज। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, मैग्नीज को? मैग्नीज को अब ये मत बोलो कि मैंगनीज बोलते हैं क्या? जी तांबा बोलते हैं, दंडवत प्रणाम किया जाए। तांबा तो अपन ने पढ़ लिया ना, इसमें मैग्नीज कहाँ पढ़ा अपन ने? तांबा पढ़ लिया अपन ने, मैग्नीज कहाँ पढ़ा? मैग्नीज को बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। क्या बोलते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं मैग्नीज को। जैसे अपन ने उसको पढ़ा, इसको, छोटा नागपुर का पठार, उसे क्या बोलते हैं? खनिज आश्चर्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? खनिजों की दृष्टि से बहुत अधिक संपन्न होने के कारण। वैसे इसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। लोहे को आधारभूत उद्योग कहते हैं, कोयला को जननी उद्योग कहते हैं। कोयले को क्या बोलते हैं? जननी उद्योग। और लोहे को आधारभूत उद्योग या आधुनिक उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम घर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। टीचर हूं मैं, क्या हूं? टीचर हूं। मुझे तो पेन से काम है, पेन से काम है, लेकिन मुझे भी लोहे की जरूरत है, क्योंकि ये जो बोर्ड बना हुआ है, इसको जो मैंने फिक्स किया है वो कैसे किया है? लोहे से किया है। ये जो मकान बना हुआ है, आप लोगों को लगता होगा ईंट सीमेंट का बना है, लेकिन इसका जो ढांचा काय पे खड़ा है? लोहे पे। ब्रेड खाते हैं आप लोग? ब्रेड खाते हैं? अब देखो ऑनलाइन वाले ब्रेड तोड़ तोड़ के ढूंढ रहे हैं, उसमें लोहा कहाँ? उसमें लोहा नहीं रहता, उसको तोड़ के खराब करने की जरूरत नहीं है। वो जो मशीनें हैं जिससे ब्रेड बनती है, वो क्या की बनी है? लोहे की। लोहे की मशीन नहीं होती तो ब्रेड बनती क्या? नहीं। तो मतलब ऐसा कोई काम ही नहीं है, ऐसा कोई उद्योग नहीं है जिसमें लोहे का उपयोग न किया जाता। तो इसलिए लोहे को क्या बोलते हैं? आधुनिक कारखानों की रीढ़ या आधारभूत उद्योग। ठीक, उसी प्रकार मैग्नीज को क्या कहते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। और वो है, उसका उत्तर है बहुउपयोगी होने के कारण। बहुत अधिक इसका उपयोग होने के कारण बहुत सारे उद्योगों में इसका उपयोग, बैटरी सब बहुत जगह इसका उपयोग होता है। लोहे को मजबूत करने में इसका उपयोग होता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं।
मुझे लगा था कि वर्षा को पता हो, क्योंकि 10th क्लास में हमने क्वेश्चन कंप्लीट करवाया है ना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किसे कहते हैं? मैग्नीज को कहते हैं। तुम हंसते बहुत अच्छे हो गए। ये ट्रेनिंग वगैरह ली है क्या इसकी कि मुझे ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा नाक से हंसना है, फिर मुंह से हंसना है ना? चलो अच्छी बात है। तो मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान, उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान, जबकि भंडारण में उड़ीसा व कर्नाटक के बाद तीसरा स्थान। मध्य प्रदेश में देश का 12% मैग्नीज, देश का 12% मैग्नीज, 12% मैग्नीज पाया जाता है। दो प्रमुख केंद्र हैं मैग्नीज के, एक है बालाघाट और दूसरा छिंदवाड़ा। बालाघाट में एक क्षेत्र है मलचखंड। अभी लिखना नहीं, बालाघाट में एक क्षेत्र कौन सा है? मलचखंड। मलचखंड काय के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। हम मैग्नीज की बात कर रहे हैं, तो मलचखंड इसमें मत लिख लेना, इसमें लिखेंगे भरवेली, है ना? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। भरवेली, बालाघाट में भरवेली, ये काय की खदान है? मैग्नीज का भंडार, मैग्नीज का भंडार। ये खुले मुंह की खदान है, ओपन कास्ट जिसे बोलते हैं, खुले मुंह की खदान है। मैग्नीज काले रंग की भस्म के रूप में धारवाड़ युग की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ युग की चट्टानों में पाया जाता है। इसका प्रमुख अयस्क साइलोमेलिन, इसका प्रमुख अयस्क साइलोमेलिन व ब्रोनाइट, इसका प्रमुख अयस्क, ये नाम भी याद रखना है, साइलोमेलिन व ब्रोनाइट। क्या कहते हैं इसे? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। क्यों कहते हैं? बहुत अधिक उपयोग होने के कारण। लिखेंगे इसका भी उत्तर लिखेंगे। मैग्नीज की कुल खपत का 95% भाग, 95% भाग धातु निर्माण में तथा 90 तथा अधिकांश भाग इस्पात उद्योगों में। सबसे बड़ा उपयोग कायम है इसका धातु निर्माण में, और धातु निर्माण में भी कायम है इस्पात उद्योग में। इस्पात बनाने में, लोहे को मजबूत करने में इसका उपयोग होता है। जैसे लोहा भी दो प्रकार का होता है, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा होता है। ढलवा लोहा और पिटवा लोहा। ढलवे लोहे क्या बोलते हैं? कच्चा लोहा। और जब इसमें
मैग्नीज वगैरह मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, पेट्रोल, फिर वो इस्पात बन जाता है। तो उसको मजबूत करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तथा अन्य भाग धातुओं के निर्माण में किया जाता है। एक है फेरोमैग्नीज, इसी में लिखेंगे हम फेरोमैग्नीज। फेरोमैग्नीज किसी ने पढ़ा है क्या? फेरोमैग्नीज क्या है? फेरोमैग्नीज, फेरोमैग्नीज कोई भी बता सकता है? एक्स वाई जेड। फेरोमैग्नीज नहीं बताया किसी ने? फेरो मतलब फेर, ये क्या है? लोहा, लैटिन भाषा में नाम। लोहे और मैग्नीज से मिलकर जो मिश्र धातु बनाई जाती है वो कहलाती है फेरोमैग्नीज। फेरोमैग्नीज ये जो है, जैसे इधर हमें दर्शाना है तो ये क्या बताया था मैंने, मलज खंड है ना, यहीं पे भरवेली और नीचे आएगा वैसे ये मलज खंड और ये भरवेली, मलज खंड भरवेली है ना, ये बालाघाट जिले में, लेकिन एक तांबा उत्पादक क्षेत्र और एक बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। फिर और कहाँ मिलता है? ये जबलपुर में मिलता है। ये सारी बातें इसमें आपको इस तरीके से दर्शाते हुए आना चाहिए। अब हम अगला खनिज पढ़ेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट बॉक्साइट सबसे पहले तो ये पता करें कि बॉक्साइट है क्या है बॉक्साइट? एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क। ठीक, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, अर्थात इससे एल्यूमिनियम धातु निकाली जाती है। ये तो एल्यूमिनियम देखा होगा सबने, हेमलता नहीं देखा होगा? देखा है? क्या देखा है? क्या क्या बर्तन देखे? गंजे? एल्यूमिनियम से गंजे होते हैं क्या? हाँ? कौन सा? खाना बनाने वाला है ना? पतीला, मग्गा, कुकर, कुकर है ना, ढेर सारे। सबसे ज्यादा उपयोग एल्यूमिनियम का होता है, ये विद्युत का सुचालक होने के कारण तार बनाने, लचीला और विद्युत का सुचालक होने के कारण बिजली के तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, विद्युत संयंत्र में इसका उपयोग होता है। हल्की धातु है, अभी लिखना नहीं है, हल्की धातु, हल्की धातु है। एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है, तो इससे इसके मिश्रण से एक धातु बनती है डुरेलियम, और उसका उपयोग कारण किया जाता है हवाई जहाज के पार्ट बनाने में। हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने में इसका उपयोग होता है, हल्की होने के कारण, बहुत अधिक हल्की होने के कारण। क्लियर है? एकदम मजबूत भी है और हल्की भी है। तो क्या लिखा आपने पहली लाइन? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का उत्पादन कटनी सबसे प्रमुख, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, रीवा आदि में, और सबसे प्रमुख क्षेत्र है इसका अमरकंटक। अमरकंटक सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा? अमरकंटक। अमरकंटक 1908 में 1908 में सर्वप्रथम कटनी में इसका खनन प्रारंभ हुआ। कटनी में
इसका खनन प्रारंभ हुआ। कटनी में खनन प्रारंभ हुआ। एक है रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र। ये अक्सर पूछा जाता है कहाँ पर है। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं पता होगा, लेकिन जो पढ़ रहा होगा उसको अभी पता चल जाएगा। सीधी सी बात है। क्यों ये जी मजाक तो नहीं कर रहा ना, मैं सही बोल रहा हूँ एकदम। जिसने पहले पढ़ा होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं पता, लेकिन जो अभी पढ़ रहा होगा उसको पता चल जाएगा। तो रेणुकूट संयंत्र। अब छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं मैं यहाँ पे, तो विजया आज सही जवाब देना। वैसे हमेशा सही जवाब देते हो, आज भी सही जवाब देना। रेणुकूट संयंत्र का संबंध क्या है? बॉक्साइट से, है ना, एल्यूमिनियम से। तो रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र। पहला उत्तर हो गया अपना। जैसे रेणुकूट के बारे में पूछे, नहीं तो क्वेश्चन में देना रेणुकूट का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से, इस्पात प्राधिकरण से, ऐसे, और वही हम फंस जाते। तो पहले तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये काय संबंधित है? एल्यूमिनियम से। दूसरा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? फिर उत्तर प्रदेश क्यों पढ़ रहे थे? मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का क्या संबंध? तो वहां संबंध लिखेंगे हम। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र को अनूपपुर के अमरकंटक से बॉक्साइट भेजा जाता है। मतलब संयंत्र है क्या हमारे यहाँ? हमने बताया था ये अयस्क है। अब इसको शुद्ध करना है, निष्कर्षण करना है। वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो हम कहाँ भेज रहे हैं अभी? रेणुकूट। क्लियर है एकदम? अब हम पढ़ेंगे लौह अयस्क। क्या बात? लौह अयस्क अभी बता दिया। कौन सा उद्योग बोलते हैं इसे? आधारभूत उद्योग। दूसरा क्या बताया था? आधुनिक कारखानों की रीढ़। पैमाने के आधार पर उद्योग पढ़े हमने, कल परसों बताया था। वृहत पैमाने का उद्योग, वृहत पैमाने का उद्योग है। ऐसा नहीं कि चलो पढ़ पढ़ के बोर हो गए, कुछ नहीं होता तो चलो लोहे इस्पात उद्योग खोल लेते हैं, इसी में गुजारा कर लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बड़े पैमाने का उद्योग है। इसको लगाने के लिए बहुत अधिक संपत्ति की, पूंजी की आवश्यकता होती है। 2-3 बातें बता दी मैंने लोह इस्पात उद्योग के विषय में। इसके अयस्क देखें तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, एक और पढ़ेंगे, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये क्या है? लोहे के अयस्क हैं। लेकिन जैसे कोयले को पढ़ा ना अपन ने, कोयला कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, 4 प्रकार का पड़ता है। 4 प्रकार का। सबसे पहला कौन सा? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अब इसमें क्या होता है? जैसे बिटुमिनस कोयला है, कार्बन है। बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, और लिग्नाइट जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है। और जो सबसे घटिया कोयला है वो है पीट। मतलब एक कच्चा कोयला है, उसमें पानी पाया जाता है, जलवाष्प ज्यादा पाई जाती है, कार्बन बहुत ही कम पाया जाता है। तो ऐसे ही मतलब उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? कार्बन। कोयले की पहचान कहाँ से है? कार्बन से। कार्बन है तो कोयला है, कार्बन नहीं है तो फिर पत्थर है वो। फिर क्या है? पत्थर।
तो ऐसे ही इसमें ये जो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडेराइट है, इसमें जो लौह अंश पाया जाता है तो उसके घटते क्रम में अपन ने लिखा हुआ है। इसको क्रम बदल देंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो सबसे अधिक लोहे की मात्रा कहाँ में पाई जाती है? मैग्नेटाइट में लगभग 70 से 72%, हेमेटाइट में पाई जाती है 60 से 70%, 60 से 70%। लिमोनाइट में पाई जाती है 35 से 50%, और सिडेराइट में पाई जाती है 10 से 30%। मध्य प्रदेश में जबलपुर और बालाघाट में, मध्य प्रदेश में जबलपुर, बालाघाट, कटनी में लौह अयस्क पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो केंद्र है वो है विजय राघवगढ़। विजय राघवगढ़, विजय राघवगढ़, ये है कटनी जिले में, कटनी में। ये लौह उत्पादन का नहीं है, लौह भंडार का सबसे बड़ा केंद्र, लौह भंडारण का सबसे बड़ा केंद्र है। पहले क्या होता था, जब 2000 से पहले छत्तीसगढ़ जब भारत मध्य प्रदेश का अभिन्न अंग था, मध्य प्रदेश में मिला हुआ था, तब लौह उत्पादन में मध्य प्रदेश अव्वल था। क्योंकि बेलाडीला जो लौह अयस्क क्षेत्र है वो कहाँ आता था? मध्य प्रदेश में। अब विभाजन हो गया तो खनिज वाला पार्ट, लोहा वाला पार्ट किसके हिस्से में चला गया? छत्तीसगढ़ के हिस्से में चला गया। तो अब कटनी में मिलता तो है, लेकिन इसका जो निष्कर्षण करने के लिए कहाँ भेजा जाता है? बेलाडीला। तो इसको कंप्लीट करेंगे। मध्य प्रदेश में लोहा उत्खनन का कार्य, मध्य प्रदेश में लोहा उत्खनन का कार्य, लोहा उत्खनन का कार्य बेलाडीला लिमिटेड, बेलाडीला लिमिटेड छत्तीसगढ़ करती है, छत्तीसगढ़ करती है। अब हम बात करेंगे कोयला। कोयला, कोयला क्या है? अब बताएं आप वर्षा, आप बीच में बोल रहे थे कुछ ऐसे। हाँ। कोयला क्या है? सर, जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हाँ जो पेड़ पौधे हैं हाँ वो जमीन के भीतर चले गए होंगे किसी हाँ। भी मतलब किसी भी कारण से। घटना से, हाँ और उसके ऊपर पड़ते पड़ते जमती गई। हाँ तो ताप और दबाव के कारण हाँ। जो ऐसा पेड़ लग रहा है कि पौधे आप हैं, पढ़ाने लग गए। जो पेड़ पौधे हैं हाँ, वो समय के साथ साथ कोयले में बदल गए। कोयले में और बदल गए। यही कोयला जब बहुत समय मतलब और भी अधिक समय होता है तो यही कोयला हीरे में बदल जाता है। चलो अच्छी बात है। भाई तुम कहाँ रहते हो? तुम सिवनपाट में रहते हो ना? उधर कोयले की खदानें हैं ना? थोड़ा सा कोयला उठा के ले आना चोरी चुपे, ठीक है? उसको अपन दबा देंगे, क्या बन जाएगा? हीरा बन जाएगा। लेकिन फिर अपन उसको वर्षा को गिफ्ट करेंगे। सर, लेकिन मेरे गांव में भी होता है। समय इतना लगता है कि न तो आप रहोगे कहना, न वर्षा रहेगी। इतना समय उसमें लगता है। किसी को तो मिलेगा बाद में, किसी को तो लेकिन मिल वो गया। अपन को भूल जाएंगे। ऐसा काम कि लोग बाग हमें याद करें, ऐसा काय कि भाई हम इस उद्देश्य से काम थोड़ी करें कि लोग बाग हमें याद करें।
श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है अर्जुन से, कुरुक्षेत्र में कहा है निष्काम कर्म। क्या बोला है? निष्काम कर्म। ऐसा कर्म करो जिसके फल की कोई आशा न हो। सिर्फ पता कैसे चलेगा कि उसको गिफ्ट किसके थ्रू मिला है? ये हमें क्या मतलब उससे? हमें क्या मतलब है? हमारा काम हमने कर दिया, जिसके नसीब में होगा उसको मिलेगा। निष्काम कर्म करना चाहिए कभी। ये सोच के नहीं कि नहीं मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, इसको 2 रुपए दूंगा तो कभी 5 रुपए ले लूंगा इससे। ये कोई काम हुआ क्या? ये कोई धर्म हुआ? ये कोई दया हुई? बिल्कुल भी नहीं। काम ऐसा करो कि नेकी करो और भूल जाओ। नेकी करो और भूल जाओ। काम ऐसा करना है, निष्काम करना। हम कोयले की बात कर रहे हैं। हमने एक दिन बताया था आप लोगों को जीवाश्म कैसा बनता है, बताया था। जब कोई भी चीज वायु की अनुपस्थिति में कहीं दब जाती है तो संरक्षित हो जाती है, ये बताया था मैंने। नहीं तो फिर अपघटक है। अपघटक वायु के साथ में जीवित रहते हैं और ये क्या करते हैं? सड़ा गलाकर उसे नष्ट कर देते हैं। सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं। लेकिन अचानक ऐसा कोई परिवर्तन हो जाए और बहुत गहराई में कोई चीज वायु की अनुपस्थिति में दब जाए तो वो संरक्षित हो जाती है। और बहुत गहराई में दबी है मतलब धरातल के अंदर गहराई के साथ साथ ताप बढ़ते जाता है। ताप बढ़ते जाता है और ऊपर से जितनी ज्यादा गहराई होगी उसके ऊपर दाब भी बढ़ेगा। तो ताप और दाब से संपीड़ित हो जाते हैं और संपीड़ित होकर वो क्या बन जाते हैं? फॉसिल, जीवाश्म बन जाते हैं। जीवाश्म बन जाते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन। जैसे वर्षा ने बताया कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ, धरातल पर अचानक ऐसी कोई घटना, अचानक जैसे भूकंप वगैरह हो जाए, भूस्खलन हो जाए, ज्वालामुखी उद्गार हो जाए, या कोई जैसे हमने पढ़ा हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसे किसी घटना के कारण ये जंगल वगैरह नीचे दब जाते हैं। तो इससे लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ताप और दाब से जो है वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कोयले जैसे एक गांव है हमारे गांव के पास में, प्रभातपट्टन, नाम सुना है आप लोगों ने? अभी सुन लिया होगा, मैंने बोला पहले भी सुना था। तो प्रभातपट्टन क्यों बोलते हैं? हाँ जी, भावना मैडम यदि है तो आप इस पे प्रकाश डालिए। प्रभातपट्टन क्यों कहते हैं? और कुछ लोग तो जैसे मैं बोलता था, मैं जैसे मेरा गांव पट्टन के पास में है, अब छोटा सा गांव गंगापुर, पहली क्लास का स्कूल नहीं था वहां पे जब मैं पढ़ता था, तब पहली वाला भी स्कूल नहीं था, तो हमारे गांव की कोई पहचान ही नहीं थी, तो हमें बताना पड़ता था कहाँ रहते हो? सर पट्टन के पास में। अच्छा तू उल्टा पट्टन? उल्टा पट्टन, उसको क्या बोलते हैं? उल्टा पट्टन। पुराने लोग क्या बोलते हैं उसे? उल्टा पट्टन। और नए लोग क्या बोलते हैं? प्रभात पट्टन। क्या मतलब है इसका? अरे कोई तो है, सब बैतूल जिले के रहने वाले हैं, इंटरव्यू में चल जाएंगे और पूछ लेंगे ऐसा, तो क्या जवाब देंगे आप? हाँ सुमित कुमार बताइए, उल्टा पट्टन नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। वहां एक मजार है, मजार, आप तो गए उस मजार में? मैं नहीं गया। मजार मतलब दरगाह, दरगाह है मुस्लिम धर्म से संबंधित दरगाह है, ठीक। वहां ऐसा बोला जाता है, दंत कथाओं में बोला जाता है, ये मैंने टीवी पे भी देखा था एक दिन, आप नेट पे सर्च करना। तो कोई बाबा थे और उन्होंने किसी बात से नाराज होकर पूरे गांव को पलट दिया, पूरे गांव को पलट दिया था। तो वहां पर खुदाई होती तो हर चीज उल्टी मिलती, जैसे पेन है, हम लोग इसे ऐसा सीधा रखते हैं, है ना, लेकिन ये वहां ऐसा मिलेगा। कि गिलास जो है वह अपन सीधा रखते हैं, वो कैसा मिलेगा? उल्टा मिलेगा। हर चीज
जैसे जो घट्टी मिली है वहां पर, घट्टी मतलब ये गेहूं पीसने वाली घट्टी होती है ना, ऐसी ये घट्टी ऐसे पकड़ के नीचे वाला स्थिर रहता है और ऊपर वाला घुमाते हैं, तो ये वहां पर कैसा मिलेगा, उल्टा मिलेगा ऐसा, ये ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर मिलता है, उल्टा मिलता है, तो इसलिए उसको उल्टा पट्टन क्या बोलते हैं, उल्टा पट्टन, क्योंकि सारी चीजें खुदाई में मिलती है, कैसे मिलते हैं वहां पर, उल्टी मिलती है, उल्टा पट्टन इसलिए क्योंकि उसे पलट दिया था। ठीक, अब एक गांव को पलट दिया फिर से उसका विकास हुआ, इसलिए प्रभात, इसलिए प्रभात है उगना, फिर से जन्म हुआ, तो इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, प्रभात पट्टन। वैसे वो पट्टन है, तो पहले उल्टा पट्टन हुआ, उसके बाद में प्रभात पट्टन हुआ, ऐसी कहानी है उसकी। सेम ऐसी कोयले के लिए, तो जंगल वगैरह घने जंगल थे, वो जमीन के नीचे दब गए, तो उससे क्या बना, कोयला परतों के रूप में पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन है, क्या ये जीवाश्म ईंधन है। तो ये कौन सी चट्टानों में पाया जाएगा, फॉसिल्स कौन सी चट्टानों में मिलते हैं, अवसादी चट्टानों में मिलते हैं, उसमें तो नहीं मिलेगा, आग्नेय चट्टानों में बहुत तप्त होती है, वो नष्ट कर देंगे इसको, है ना, तो अवसादी चट्टानों में ये पाया जाता है। चलो लिखना शुरू करें। मध्य प्रदेश का कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड के बाद चौथा स्थान, जबकि भंडारण में मध्य प्रदेश का पांचवा स्थान है, भंडारण में पांचवा स्थान है। पांचवा स्थान है। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, कोयले की गुणवत्ता के आधार पर देखें तो एंथ्रासाइट, इसमें 80 से 90% कार्बन। दूसरे नंबर पर कौन सा बताया था, बिटुमिनस, 55 से 80% कार्बन। लिग्नाइट 40 से 55% कार्बन। और पीट में कितना कार्बन होगा जी, 40% से कम, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 तक हो सकता है, लेकिन 40 से ज्यादा हो जाए तो फिर हम उसे पीट बोलेंगे क्या, नहीं, क्या बोलेंगे, लिग्नाइट। ये जो उत्तम श्रेणी का जो कोयला है ना, कौन सा, एंथ्रासाइट, ये जम्मू कश्मीर में ही मिलता है बहुत ही कम मात्रा में। लिग्नाइट जो है तमिलनाडु में मिलता है, लिग्नाइट सबसे ज्यादा तमिलनाडु में मिलता है। सोहागपुर, शहडोल मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत कोयला क्षेत्र। सोहागपुर किस जिले में है ये, शहडोल जिले में। मध्य प्रदेश का सबसे विस्तृत कोयला क्षेत्र, सबसे विस्तृत कोयला क्षेत्र, सबसे विस्तृत कोयला क्षेत्र। फिर दूसरा है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी, सबसे मोटी कोयले की परत कौन सी है, ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, तो उसको भी तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में
मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 1976 में कोयले की 136 मीटर मोटी तह मिली है, परत मिली है जो विश्व में कोयले की दूसरी सर्वाधिक मोटी परत है। तो भारत की या मध्य प्रदेश की सबसे मोटी परत कौन सी है? सिंगरौली। अब इसके जो कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में जो पाए जाते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। मध्य भारत कोयला क्षेत्र, मध्य भारत कोयला क्षेत्र, मध्य भारत कोयला क्षेत्र, और दूसरा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। जल्दी से कंप्लीट करेंगे। मध्य भारत कोयला क्षेत्र में 5 हैं। एक तो है उमरिया क्षेत्र, जो सबसे छोटा कोयला क्षेत्र, उमरिया कोयला क्षेत्र, ये सबसे छोटा है। ठीक? और दूसरा है सोहागपुर क्षेत्र, दूसरा कौन सा बताया? सोहागपुर क्षेत्र, ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अभी पढ़ा था, सबसे विस्तृत पढ़ा ना, विस्तृत का मतलब बड़ा, बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। तीसरा है सिंगरौली क्षेत्र, इसको भी पढ़ लिया अपन ने। सिंगरौली क्या है? ये सबसे मोटी परत है यहाँ पर। फिर कोरार क्षेत्र, चौथा कौन सा? कोरार क्षेत्र, ये उमरिया जिले में है। फिर है जोहिला क्षेत्र, जोहिला कोयला क्षेत्र, ये भी उमरिया जिले में। पहला वाला क्लियर हो गया। मध्य भारत कोयला क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया है? 5। सबसे पहला उमरिया क्षेत्र, दूसरा सोहागपुर, तीसरा सिंगरौली, चौथा कोरार क्षेत्र और पांचवा जोहिला नदी घाटी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, और इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4। तो पहले नंबर पे मोहपानी क्षेत्र, नरसिंहपुर जिले में, मोहपानी क्षेत्र नरसिंहपुर जिले में। दूसरा है शाहपुर तवा क्षेत्र, ये किस जिले में? बैतूल जिले में। शाहपुर तवा क्षेत्र बैतूल जिले में। तीसरा कन्हान घाटी क्षेत्र, छिंदवाड़ा में, कन्हान घाटी क्षेत्र। और चौथा है पेंच घाटी क्षेत्र, पेंच, ये भी छिंदवाड़ा में है। पेंच घाटी क्षेत्र, पेंच मतलब एक छिंदवाड़ा से होते हुए नागपुर वाले एरिया में ये पाया जाता है। अब क्लियर हो गया किस काम में आता है कोयला? हाँ, कोयला किस काम में आता है? बहुत सारे काम हैं इसके। ये मत बोलना काजल बनाने। हाँ, कोयला बहुउपयोगी है।
सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो होता है इसका ताप विद्युत है, ताप विद्युत है ना, पावर हाउस जो होता है वो। फिर ट्रेन वगैरह चलाने में भी ट्रेन कैसे चलती थी? कोयले से क्या बनता था? वाष्प, जल वाष्प वगैरह भाप से चलती थी ना, स्टीम से चलती है ट्रेन। तो ये कोयले को जलाते हैं, उसको भाप बनती है और भाप से फिर ट्रेन चलती है। पहले तो ये होता था। अब बिजली बनाते हैं, बिजली से ट्रेन चलती है। विभिन्न जो लोह इस्पात उद्योग वगैरह, इसमें उसको गलाने में, निष्कर्षण करने में काय का उपयोग किया जाता है? कोयले का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो कॉस्मेटिक सामग्री, कॉस्मेटिक क्या होता है? कॉस्मेटिक श्रृंगार सामग्री जो है, फॉरेन लवली, टूथपेस्ट, वो लड़की दौड़ते दौड़ते आती है, बोलती है आपके पेस्ट में नमक है, फिर बोलते कोयला है ये आता है ना उसमें। तो ये सबका उपयोग उसमें किया जाता है। तो कोयला एक बहुउपयोगी पदार्थ है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, और बच्चे वाले खनिज और खनिजों से संबंधित जो उद्योग होंगे वो हम करेंगे। तो सार्थक पहल के साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।